अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक नया दिन, एक नई शुरुआत। तो आज जी मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ है जो है तमाम उन दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान में हैं और यूरोप जाना चाहते हैं। तो जी नीदरलैंड जो है मुल्क कंट्री जो है वो आप जानते होंगे। नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड ने जो है वो वीज़ा जो है ओपन कर दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए भी। इंडियन, नेपाल, बांग्लादेश, काफ़ी सारे मुल्कों के लिए ओपन हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए भी ओपन हो गए हैं जी। आप वहाँ पे वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और आप नीदरलैंड जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नीदरलैंड भी जो है वो एक यूरोप कंट्री है। तो जो लोग ख्वाहिशमंद हैं यूरोप कंट्री के, तो वो लोग यूरोप कंट्री जा सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं मेन जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं जी कि ठीक है, वो तो हमें समझ आ गई कि हम वीज़ा ओपन है, लेकिन जो है हमें थोड़ा सा तरीक़ाकार बता दें कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, या हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस बेस पे किस तरह होने चाहिए कि हम लोग जो हैं वो उस पर अप्लाई कर सकें। तो जी सबसे पहली जो चीज़ क्लियर कर दूँ वो ये है कि आपके पास जो वीज़ाज़ जो है जो आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, एक होता है विजिटर वीज़ा, एक होता है टूरिस्ट वीज़ा। विजिट वीज़ा वो होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी फैमिली मेम्बर्स के पास, किसी रिश्तेदार के पास, किसी शादी या किसी भी इवेंट पे आप लोग जो हैं, आपको कोई जो है वो इनवाइट करता है, तो आप एज अ विजिटर जो है अब वो आप लोग डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और टूरिस्ट वीज़ा वो होता है कि जो आप सैर व तफरी के लिए जाते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में। तो ये दो कैटेगरीज़ होती हैं। जो होता है विजिटर जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फैमिली वीज़ा जो बुलाते हैं आपको, कोई शादी हो गई, कोई भी इवेंट हो गया, तो वो लोग आप जो हैं वो डायरेक्ट भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो बात रहेगी दूसरा टूरिस्ट वीज़ा की, उसके लिए फिर आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं जो कि आपको पूरी करनी होती हैं। अब वो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जी? टूरिस्ट वीज़ा जो आपको पता है कि ये पर्पस टूरिस्ट जो हमारा होता है उसमें यही उसको समझ आती है वीज़ा ऑफिसर को कि ये बंदा जो है ये ट्रैवल करता है, ये टूरिस्ट है, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाता है, एक्सप्लोर करता है उन कंट्रीज़ को जाके, तो वो उस बेस पे आपको वीज़ा मिलता है। अगर तो देखें, उसके लिए आपको जो पहली चीज़ ज़रूरी चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, वो बहुत मस्ट है। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो है जिसने आपको वीज़ा वो देना है, तो वो ये चीज़ चेक करेगा लाजमी कि जी इस बंदे के पास क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, कि अब बाकी ये टूरिस्ट पे जा रहा है या ये बंदा और कंट्रियों में भी घूम के आया ये नहीं। अगर तो आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है और आपने कहीं कभी ट्रैवल नहीं किया हुआ, तो फिर आप लोग ना करें इस पर ट्राई, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि टूरिस्ट आपको पता है कि वही वीज़ा जो है लोग ले सकते हैं जो कि मतलब पहले भी ट्रैवल करके आए हों मुख्तलिफ़ कंट्री से। उनको थोड़ा सा इस चीज़ पे वो जो वीज़ा ऑफिसर है वो मुतमईन हो जाता है कि यार ये बंदा पहले भी जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ये घूमता रहता है, तो ये हमारे कंट्री में आके यहीं पे पक्का ये बैठ नहीं जाएगा, बल्कि ये अपना टूर करके तो ये चला जाएगा वापस। तो वो जो है आपको बहुत मस्ट जो है वो चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए। ज़्यादा कंट्रीज़ की आप बेशक ना हो, लेकिन 2-3 कंट्रीज़ की हो जाए। जैसे कि तुर्की की कर लें, आप दुबई का विज़िट कर लें, ज़्यादा ख़र्चा नहीं है जिन कंट्रीज़ में जाने पे, तो आप वहाँ पे जाके ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मस्ट है, तो वो आप तुर्की चक्कर लगा लें, दुबई लगा लें, मतलब इन कंट्रीज़ में आप जाएँ, ट्रैवल करें, तो फिर आप लोग अप्लाई करें, तो फिर आपके चांसेस कुछ बन सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं अगली चीज़, डॉक्यूमेंटेशन में हमें और क्या क्या चीज़ चाहिए। तो जी देखें, ये है कि अगर तो आप एक बिज़नेसमैन हैं तो ज़ाहिर सी बात है कोई सा भी कहीं का भी वीज़ा अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको पता है कि वो आपको डॉक्यूमेंटेशन शो करनी पड़ती है जो कि बिज़नेस से रिलेटेड होती है। अगर आपकी कोई शॉप है या आपका कोई बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल होते हैं वो आपको शो करने होते हैं कि जी ये मेरा बिज़नेस है और इतनी मैं इससे अर्निंग कर रहा हूँ। वो इस चीज़ से भी फिर मुतमईन हो जाते हैं कि जी अगर तो ये बंदा, इसका बिज़नेस है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, कहीं भी, तो क्या ये तो मतलब अपना अच्छा खासा यहीं पे पैसा ये कमा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है इसने जस्ट आना है टूर के लिए, तो ये यहाँ पे कहीं आगे पीछे नहीं होगा। उस चीज़ पे भी वो मुतमईन हो जाते हैं। तो वो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ज़्यादा आप
आपका फोकस जो ये करते हैं ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे होती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने मतलब पावरफुल हैं, मतलब आपकी अगर जो है बिज़नेस आपका किस टाइप का बिज़नेस है, उसमें से कितनी आपकी अर्निंग हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, जो लोग जॉब होल्डर हैं, अब वो भी मतलब अप्लाई वो भी कर सकते, ज़ाहिर सी बात है कर सकते हैं, जॉब होल्डर वाले भी कर सकते हैं और जो है बिज़नेस वाले भी। अब जो जॉब होल्डर वाले हैं उनको जी अपनी सैलरी स्लिप्स वगैरह वहाँ पे वो शो करनी होती हैं कि ये हमारी सैलरी है, और हम यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है वो आपको साथ वो बनवाना पड़ता है जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हैं। अगर आप सरकारी किसी महकमे में हैं तो वो आपको NOC लेना पड़ता है वहाँ से, और फिर आपको जो है सैलरी स्लिप साथ लगानी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि साथ आपको मेंशन करनी पड़ती हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी कि हमारे जो है अकाउंट में कम से कम कितना पैसा जो है वो होना चाहिए ताकि जिस बेस पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या हम लोग अप्लाई करें। तो जी पाकिस्तान की जो अगर मैं बात करूं तो कम से कम 10-11 लाख से कम नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर अगर हो जाता है तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मतलब वो जितनी आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट पावर में होगी उतनी ज़्यादा आपको जो है वो बेनिफिट है, आपको वीज़ा जो है वो इजीली मिल सकता है। अगर बात करें इंडिया की, नेपाल की, बांग्लादेश की, तो उनका वो अपनी कंट्री के हिसाब से है। अगर इंडिया का अगर आप बात करते हैं तो इंडिया का आप 7-8 लाख कर लें, 6-7-8 इस राउंड फिगर में जो है वो आपकी कम से कम अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी जो है लास्ट 3 मंथ की होनी चाहिए। अगर तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अगर सही नहीं होगी, समटाइम ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसे एक ही दफ़ा वो अपने बैंक में किसी से लेके रखवा लेते हैं, या मतलब एक ही दफ़ा रखवा के फिर फ़ौरन निकलवा लेते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको। जब आपने किसी भी यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई करना है, पहले आपने एक अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि हमने किस तरह जो है वो उस वीज़ा को हासिल करना है, और जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमने किस तरह पूरी करनी है। तो आप थोड़े थोड़े पैसे हर मंथ, जिस तरह आप समझते हैं कि मतलब थोड़े पैसे डालते जाएं अपने अकाउंट में, ताकि वो आपकी एक जेन्युइन जो है वो बैंक स्टेटमेंट बने, और जो है आप के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, कि वो मतलब एक्सेप्टेबल हो और वाकई में वो समझें कि ये बंदा जेन्युइन है और ये इसकी इतनी अमाउंट, इसकी इतनी जो है वो अकाउंट में पड़ी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो बात मैं कर रहा था कि बहुत से लोग ऐसे हैं, बिजनेसमैन जो हैं, वो तो आपको पता है कि उनका तो मतलब अमाउंट जो होती है वो बिज़नेस के हिसाब से होती है। अब एक बंदा जो सैलरी वाला है तो उसकी तो आपको पता है कि वो फिक्स होती है, उसकी पे उसकी ना मतलब इतनी ज़्यादा ना हो सकती है, ना उससे कम हो सकती है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जी हमारी, वो कहते हैं कि जी हमारी कितनी पे होनी चाहिए कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कम से कम 50 या 50 से ऊपर लाख तक अगर हो जाती है, 70-80 या लाख तक भी हो जाए तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन कम से कम भी आपकी 50,000, 50-60 हज़ार रुपया इतनी आपकी जो है वो इनकम होनी चाहिए, तो फिर आपका जो है वो वीज़ा लगने के चांसेस अच्छे खासे बन जाते हैं। लेकिन अगर बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं जी हमारी 20-25-30 हज़ार रुपया पे है, तो वो मेंशन उसमें वो करते हैं, अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसमें सैलरी स्लिप्स वगैरह लगाते हैं, तो जी वो चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ देखते हैं कि ये बंदा जो है अगर इनकम के हिसाब से देखा जाए तो इसकी इतनी सैलरी ही नहीं है कि ये अगर हमारे उधर उस कंट्री में आएगा तो ये कितने के दिन सर्वाइव कर सकता है ये 20-25-30 हज़ार रुपये में। तो बात ये है कि अब वो उस चीज़ से उनको क्लियर हो जाता है कि ये अगर अमाउंट इसने जो बैंक स्टेटमेंट भी शो की है ये भी कोई फेक है, जेन्युइन नहीं है। क्योंकि अगर एक बंदा है जो 8 लाख, 10 लाख या 20 लाख या 15 लाख जितने भी उसके अकाउंट में हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अगर उसकी इनकम इतनी है कि मतलब लाख है या 50, 60, 70, 80 या लाख है या लाख से ऊपर है, तो उसके लिए जो है ये बेनिफिट है। और वो ये चीज़ समझ जाते हैं, जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो इस चीज़ को समझ जाता है कि ये जेन्युइन केस है या नहीं है। क्योंकि जो कम सैलरी वाले होते हैं, आपको पता डेफिनेट श्योर है, ये तो कोई किसी बंदे से भी अगर आप पूछते हैं तो आप खुद समझदार अगर समझें इस चीज़ को कि एक 20-25 हज़ार रुपया जो कमाने वाला बंदा है
वो टूरिस्ट कैसे वीज़ा पे कैसे अप्लाई कर सकता है, ये टूर वगैरह कैसे वो कर सकता है। 20-25 आजकल के जो हालात कोरोना की वजह से जो चल रहे हैं, इस 20-25 में तो आप पाकिस्तान में जो अपना आपका कंट्री है शायद आप उसमें भी सर्वाइव ना कर सकें, तो यूरोप कंट्री में जाके सर्वाइव करना टूरिस्ट पर्पस पे, तो ये तो डेफिनेट श्योर है कि ये मतलब नहीं आप कर सकते। तो जिस वजह से आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए वो बिल्कुल लोग जो हैं इसको ना अप्लाई करें जिनकी जो है इनकम 25-20-25-30 इससे मतलब इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, जो 50-60-70 या लाख तक की जिनकी पे है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे जो अहम चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है जी। जो जो चीज़ें चाहिए, आपका वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिए होगा जो कि 6 मंथ तक उसका टाइम होना चाहिए, एक्सपायर ना हुआ वो, ठीक है जी। फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो आप जिस कंपनी में जो है जॉब कर रहे हैं उसका जो है वो लेटर हेड पे जो उसका वो चाहिए एक लेटर, जो कि आपने एज अ प्रूफ उनको पेश करना है कि जी मैं इस कंपनी में या इस जगह पे मैं जॉब कर रहा हूँ। तो ये उनका जो है लेटर है वो साथ आपने अटैच करना है। और ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत मस्ट है। तो ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो नीदरलैंड के लिए आप अप्लाई करें, बिल्कुल कर सकते हैं। और किसी भी कंट्री से कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, किसी से भी। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी। तो ये आप लोग इसको अवेल करें, लेकिन जो वो लोग करें कि जो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, क्योंकि जो जो मैंने शराइत आपको बताई हैं अगर तो आप उसके ऊपर पूरा उतरते हैं तो फिर आप लोग अप्लाई करें। अदरवाइज़ आप एजेंट्स के थ्रू वो अप्लाई करवा देते हैं, उनको तो इस चीज़ से गर्ज नहीं है। आपका वीज़ा लगता है तो लग जाएगा, नहीं लगा तो ना सही, ठीक है। आपकी चाहे तनख्वाह जो है वो 10,000 भी हो तो फिर भी उन्होंने अप्लाई कर देना है, क्योंकि उनको गर्ज है अपनी फ़ीस के साथ, ठीक है। वो आप लोगों को ये कभी भी मशवरा नहीं देंगे कि नहीं जी आप ये ना करें, या आपके पैसे डूब जाएंगे या आपके लिए मसला बन जाएगा। तो वो इसी तरह वो बस लोगों को जो है वो उनका काम लटका के रखते हैं, प्रोसेस का नाम लेके जी अभी तक वीज़ा प्रोसेस में है, वो करते कराते वो काफ़ी सारी अमाउंट जो है वो आपकी एजेंट्स जो है वो खा जाते हैं, जो फेक एजेंट्स हैं। बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं जो मतलब वीज़ाज़ वगैरह का काम कर रहे हैं, मैं सब की बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसे बीच में लोग होते हैं कि जो वीज़ाज़ के नाम पे लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से भी बचें। और अगर आप ख़ुद से ये एक जो है वो मुआजना इस चीज़ का करें कि क्या मैं इस चीज़ के काबिल हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ इस चीज़ के लिए, कि क्या मैं ये वीज़ा अप्लाई करूँ। अगर तो आप समझते हैं कि आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप ये जो वीज़ा है इसके ऊपर अप्लाई करें। अगर आप समझते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपकी पे नहीं है, तो उसके लिए जो है आप ट्रैवल हिस्ट्री अपनी एक बनाएं, कोई जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनमें जाएं, तो ये जो है आपके लिए ज़रा इजी हो जाए। तो अगर तो जी आप समझते हैं कि आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं, टूरिस्ट वीज़ा जो है वो मैंने आपको पहले ही जो 2 कैटेगरीज़ हैं वो मैंने क्लियर कर दी हैं, तो फिर तो आप जो है वो कर सकते हैं अप्लाई। क्योंकि जो तो कैटेगरी मैंने पहले ही बताई है, अगर आपको कोई वहाँ से इन्विटेशन कार्ड भेजता है या कोई शादी है कोई भी है, या आपको वहाँ पे डायरेक्ट अगर आप किसी पर्पस से मतलब किसी फैमिली के मेम्बर्स के पास जा रहे हैं या किसी ऐसे काम से जा रहे हैं, मतलब कोई शादी को इवेंट, तो फिर आप डायरेक्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा ये जो है इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, आपकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट इतनी होनी चाहिए, वो चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन जब आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो टूरिस्ट आपको पता है कि उसके ऊपर आपके पास ये सारी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है ये होनी चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री हो गई, बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, ये सारा कुछ। तो ये जब तक आपके पास नहीं होंगी तो तब तक आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो फ़ौरन से ये करें, क्योंकि वीज़ाज़ जो हैं वो नीदरलैंड ने ओपन कर दिए हैं और ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है सब दोस्तों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी हैं, उन सब के लिए ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि यूरोप कंट्री है, यूरोप कंट्री में हर कोई जाना चाहेगा। तो लेकिन उससे पहले ये सारी जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है ये कंप्लीट होनी चाहिए, तो तब आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जी आज की ये वीडियो थी यहीं तक। आज का ये जो मेरा टॉपिक था नीदरलैंड का, ये मैंने सोचा कि आप तमाम दोस्तों के साथ ये मैं क्लियर कर दूं कुछ चीज़ें जिनको कुछ कन्फ्यूजन है और जिनको अभी तक पता नहीं है
कि नैदरलैंड ने वीज़ाज़ जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ओपन कर दिए हैं, तो वो लोग आप जितना जल्दी हो सकता है अप्लाई करें, जो कि मतलब कर सकते हैं, जो कि एलिजिबल हैं इस वीज़ा के लिए। जो मेरे चैनल पे न्यू लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।